हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने शुरुआत करी थी प्रकाश का अपवर्तन आज से 3-4 लेक्चर पहले। और अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक को शुरू से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम लेके गए हैं। अगर कक्षा 10 की क्लास की बात की जाए तो क्लास 10th के लेवल के हिसाब से बेसिक टू एडवांस में लेके गया हूं प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक को। इसमें मैंने आपको अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के बारे में बहुत सारी चीजें और अपवर्तन का कारण क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, व्यवहारिक उदाहरण क्या हैं, आयताकार स्लैब से अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अपवर्तनांक, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। अगर आपने पढ़ा है चलिए सवाल लगाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके लिंक, प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर के जितने भी लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप चाहें तो उनको अटेंड करके ये सवाल तक पहुंच सकते हैं, ये सवाल लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको आता है पहले से तो फिर चलिए सवाल लगाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टारगेट है प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, उसको थोड़ा सा छोटा कीजिए और उसके बाद जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे आप तो अपने आप आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, फिर उस हिसाब से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो कहता है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जल यानी कि वाटर का और कांच का यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ग्लास का वो दिया हुआ है क्रमशः 1/3 और 1/2 है, वो मैंने लिख दिया। ओके, तो अब कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वाटर यानी जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या होगा यही हमें निकालना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया तो बहुत इजी होने वाला है ये, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको 1n2 बराबर n2/n1 याद होगा आपको। और ये n2 किसके रिस्पेक्ट में, एयर के, n1 किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर अगर इसको आप, चूंकि ये निकालना है ना आपको, तो इस फॉर्मूले के ऊपर इसको बिठाइए, एक की जगह पे g रखिए, n और क्या है w है, तो बराबर क्या हो जाएगा, n2 है तो यानी कि n w हो जाएगा बटे n1 है तो n g हो जाएगा, एयर के रिस्पेक्ट में और एयर के रिस्पेक्ट में। अब आप नोट करेंगे ये चीज गिवन है, पता चल गया हमें, और ये चीज गिवन है, पता चल गया हमें। तो जी एंड डब्ल्यू अब कोई भी निकाल सकता है। ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू है 1/3, वो रख दिया, बटे को मैंने लिख दिया भागा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं ऐसे ही आपको करना चाहिए क्योंकि गलती नहीं होगी। और ए एंड जी का 1/2 है तो 1/2 मैंने लिख दिया, बराबर में 1/3, भागा को बदल दिया, गुणे में 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, तो 2/3 कितना आ गया, 2/3। तो जी एंड डब्ल्यू यानी कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना आ गया, 2/3। यही हमारा आंसर है, सिंपली सॉल्व हो गया। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिए, फिर आगे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और ये यूपी बोर्ड में 2013 में 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा भी गया था। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था 2013 में यूपी बोर्ड में। और देखो ये सवाल देख के अभी आपको पता नहीं, जो भी आप पढ़ो देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न चित्र की सहायता से, एक फिगर दिया हुआ है नीचे, कह रहा है द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यानी कि हमें ये जो पानी है ना, द्रव, ये लिक्विड, इस लिक्विड के अपवर्तनांक की गणना करनी है। तो इसके अपवर्तनांक की गणना अगर आपको करनी है, अपवर्तनांक n निकालना है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकल सकता है, n बराबर आपको पता है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आर होता है। अच्छा, यही फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूं, वैसे अपवर्तनांक के अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 1n2 बराबर n2/n1 है, n बराबर c/v है, n बराबर sin a sin r है, लेकिन मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो इस क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा। अब चूंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो मैं किसके हिसाब से सोचूंगा, मैं कोण के हिसाब से सोचूंगा, इसलिए मैं कोण वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और अपवर्तनांक का एंगल वाला एक ही फॉर्मूला, sin a sin r, n बराबर sin a sin r, i इंसिडेंट एंगल होता है और r रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। अगर वो दोनों पता लग गया तो इस फॉर्मूले से आप द्रव का, यानी कि इस, और ये भी फॉर्मूला 1 और 2 बराबर ही होता है। अगर ये वायु को मीडियम नंबर 1 आप अपने आप से ले लो और द्रव को मीडियम नंबर 2 ले लो, तो आपसे मीडियम नंबर 2 का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो एक के रेस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक n बराबर sin a sin r, यही होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है। अब I और R आपको चाहिए, तो नोट करना स्टूडेंट्स, I क्या होता है, हमेशा जब कोई रेज, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जब कोई रेज ऐसे आ रही है, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे, तो
हमेशा आई, ये तो पूरा 135 दिया हुआ है, लेकिन ये आई नहीं होता है। आपतन बिंदु पे एक हम लोग डालते हैं अभिलंब, और अभिलंब से ये जो कोण बनता है ये होता है आई, और अभिलंब से ये जो कोण बनता है ये होता है आर। ये मैं आपको बार बार बता रहा था, बार बार समझा रहा था। अभिलंब से हमेशा कोण को नापते हैं। अभिलंब से आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण, और अभिलंब से ही अपवर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण अपवर्तन कोण। आपको पता है। तो यहां पे भी देखिएगा इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप दोबारा से फिगर बना के हल करिएगा। मैं इसी फिगर में हल कर दे रहा हूं, मतलब जब आप हल लिखिएगा तो यही फिगर दोबारा बनाइएगा, और फिर अब मैं जो करने जा रहा हूं वो आप वहां पे करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिएगा ये आपतन बिंदु है, सवाल में इतना ही दिया हुआ था, बाकी काम अब हम लोगों को करना है। आपतन बिंदु है, यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया, डाल सकते हैं। अब लंब डाल दिया, पूरा 135 है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पूरा 135 है। लंब का मतलब क्या है, इस सरफेस पे ये कितना बना रहा होगा, ये कितना बना रहा होगा इस सरफेस पे, ये इतना इतना, ये 90 अंश होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इतना, बस इतना सा, ये 90 अंश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया 90 डिग्री, और पूरा है 135। ये जो छोटा कोण है यही कोण आई है। तो आप लिख सकते हो कोण आई बराबर, ये जो कोण आई है बराबर, पूरा 135 था तो 135 डिग्री माइनस ये हटाना पड़ेगा 90 वाला, तो 90 घटा दिया तो कितना बचा, 45 बचा, 45 डिग्री बच गया। और ऐसे ही कोण आर अगर आपको निकालना हो तो देखना, ये पूरा 120 है और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये इतना भाग तो 90 हो गया, इतना 90 हो गया, पूरा 120 है, तो ये जो आर है वो क्या हो जाएगा, कोण आर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 9 3 12 30 डिग्री यहाँ पे बच गया कोण आर। अब यहाँ से आप अपवर्तनांक 1 एंड 2 यानी कि, या फिर ए एन डब्ल्यू लिख दो। अगर ये द्रव को वाटर मानते हो तो ए एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आप 1 एंड 2 भी लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल एन लिख दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन आई, तो साइन आई कितना आ गया, आई आ गया 45 डिग्री, तो रखो यहाँ पे, बटे साइन आर, आर कितना आ गया 30 डिग्री, तो रखो यहाँ पे, है ना। अब साइन 45 कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ बता दे रहा हूँ, याद कर लो आप इसको, 1/करनी में 2 होता है, और साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से साइन 45 रखो, 1/करड़ी में 2, भागा को भागा ही रहने दो, और साइन 30 को 1/2 रख दो। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो 1/करड़ी में 2, भाग को बदलो गुणे में, 2/1, तो ये हो गया 2/करड़ी में 2। अब आपको पता करड़ी नीचे रह नहीं सकती है, तो क्या करोगे आप, परिमीकरण कर दो, करड़ी में 2/करड़ी में 2, है ना। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर क्या आ गया, 2 करड़ी में 2, और बटे करड़ी में 2, करड़ी में 2 का गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगी, केवल 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, करड़ी में 2, करड़ी में 2, यानी कि इस द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आ गया, करड़ी में 2, यही आपका आंसर है। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। करड़ी में 2 बस यहीं आप छोड़ सकते हैं, और करड़ी में 2 का भी मान कितना होता है, यहाँ पे देख लो, करड़ी में 2 बराबर होता है 1.414 होता है शायद, हाँ 414, तो करड़ी में 2 बराबर 1.414, आप चाहो तो अपवर्तनांक बराबर करड़ी में 2 या फिर 1.414 लिख दो, तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था। तो करिए इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन वैसा ही है, इस पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल एक ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप देखिए, और इस सवाल क्या पूछता है आपसे कि द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है, ये मीडियम 1 मीडियम 2, यहाँ से कोई रेज आई, यहाँ से गई, जो कोण बने वो दिया हुआ। अब कह रहा है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये मीडियम नंबर 2 है, इसका अपवर्तनांक, यानी कि हमें 1 एंड 2 एक के रिस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक निकालना है। चूंकि कोण दिया हुआ है तो साइन आई बटे साइन आर से निकालेंगे, साइन आर से निकालेंगे। लेकिन इसमें देखो बहुत सारे लोगों से गलती होगी, आई मैं कह रहा हूं, कोण आई, बार बार मैं कह रहा हूं, जाके आप लेक्चर को कंप्लीट करिए अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है। आई क्या होता है, अभिलंब से बना कोण होता है, अभिलंब, ये अभिलंब है ना, अभिलंब से जो कोण होता है, अभिलंब से जो कोण बनता है ये होता है आई, और इसी अभिलंब से ये जो कोण होता है ये होता है आर। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो 45 कुछ और दिया है, तो कोण आई आपको पहले निकालना पड़ेगा, कोण आई आपको निकालना पड़ेगा। कोण आई कैसे निकलेगा, पूरा 90 है, पूरा कितना 90, और इतने दूर तक का 45 है, तो जो बचा कोण आई वो कितना होगा, 90 माइनस 45 बराबर 45 अंश। और फिर कोण आर भी ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। कोण आर में दिखेगा ये पूरा, ये चूंकि परपेंडिकुलर है, लंब है, अभिलंब है, तो यहां से ये पूरा 90 बन रहा होगा, 90 में से ये पूरा 90 है, 90 में से ये इतना 30 है, तो जो बचा आर वाला वो कितना बचेगा, 90 माइनस 30 दिख रहा है फिगर में, 90 माइनस 30 तो कितना बचा, 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान से सवाल है, इसको जल्दी से फटाफट खत्म करिए। तो साइन आई यानी कि 45 डिग्री, आई का मान यहां से रखा, बटे साइन आर, साइन आर, आर का मान 60 डिग्री यहां से रखा, दिया हुआ है। साइन 45 मैं बता दे रहा हूँ, 1/करणी में 2, भाग को भाग रहने दिए। साइन 60 डिग्री अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लेना, साइन 60 डिग्री होता है करणी में 3/2,
करड़ी में 3/2 तो वो रख दो, करड़ी में 3/2। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, तो 1/करड़ी में 2 भाग को गुणे में तो 2/करड़ी में 3। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 बटा, अब करड़ी करड़ी में अगर आपको करड़ी के जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आते हैं ना, तो कक्षा 9 का जा करके परिमेयीकरण वाला चैप्टर आप मैथमेटिक्स का देख सकते हैं, बहुत कुछ समझाया उसमें मैंने। और परिमेयीकरण या करड़ी का उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप मैथमेटिक्स में बेसिक अगर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये करड़ी में आपस में गुणा हो जाता है, करड़ी पूरा वैसे ही रह जाता है। ये करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 अगर करना है तो क्या होगा, करड़ी वैसे ही रह जाएगा और 2 का 3 में डायरेक्टली गुणा हो जाता है, 2 3 6। अब देखो यहां से ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, करड़ी नीचे रह नहीं सकती तो परिमेयकरण कर दो, करड़ी में 6/करड़ी में 6, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ दिखेगा 2 करड़ी में 6 गुणा हो जाएगा, और करड़ी करड़ी में 2 बार गुणा तो करड़ी हट जाएगी, केवल 6 बचेगा। अब 2 1 करने 2 तिक्का 6, तो ऊपर बच गया करड़ी में 6 और बटा नीचे बच गया 3। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता है जाके परिमेयकरण वाला चैप्टर लेक्चर, वो 2 लेक्चर है, उसमें एक में करड़ी पढ़ा है, एक में परिमेयकरण पढ़ा, दोनों जाके पढ़ जाओ, तब जाके ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके बेसिक्स वहां पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए गए स्टूडेंट्स, में बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाया आपको। ये परिमेयकरण क्यों करनी में 6 नीचे नहीं रख रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्यों करनी में 6 से ही गुणा कर रहे हैं, इन सब का जवाब वहां पे है। बाकी अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। तो आप करिए इसको, फिर आगे चलते हैं और भी न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल्स को पढ़ के आप कोशिश करिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे तब लगना शुरू होंगे, पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आप क्या करो, जब इसको पढ़ो तो पढ़ने के बाद क्या चीज गिवन है उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। फिर आप सोच पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने से सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखिए और राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कराने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम सवाल करा दिए जाएं आपको, तो इसलिए थोड़ा सा मैं राइटिंग पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पढ़ देता हूं मैं। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा, डाउट है, तो आप वहां से पढ़ के सुन के लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है सी से अक्सर करके हम दिखाते हैं इसको, और वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, लिख दिया मैंने। कह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि एक मीडियम है, कोई भी मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, तो उस मीडियम का वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक, कोई एक मीडियम है, मान लो कोई भी मीडियम है, उसको मैं मान लेता हूं, कोई मीडियम एम मान लेता हूं, ठीक है, एम, थोड़ा सा एन एम एक ही साथ हो जा रहा है, एम मजा नहीं आ रहा है, ए एन, चलो 1 मान लेता हूं, मीडियम नंबर 1 है, कोई एक मीडियम है, उसका नाम है मीडियम 1। तो एयर के सापेक्ष उस मीडियम का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। एयर के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष उस माध्यम का, उस माध्यम को 1 मान लिया, उसका अपवर्तनांक 1.5 है, ये लिख दिया मैंने। और प्रकाश की चाल 3 × ये दिया हुआ है, ये लिख दिया मैंने। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यम नंबर 1 में प्रकाश की जो चाल है, वेलोसिटी है लाइट की, वो कितनी है, वही हमें निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे n दिया हुआ है, c दिया हुआ है, v निकालना है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डेवलप होगा कि सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था n = c/v, सिंपली n = c/v, जहां पे n किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता था, c होता था वायु में प्रकाश की चाल, और v होता था उस माध्यम में प्रकाश की चाल। v क्या होता था, माध्यम में प्रकाश की चाल, c होता था वायु में प्रकाश की चाल, और n क्या होता था, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जाकर रिवाइज करो। तो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक कितना निकल के आया, अपवर्तनांक यहाँ पे an1 ये दिया हुआ है ना 1.5, तो रख दो इसको, इज इक्वल्स टू c का मान दिया हुआ है, रख दो इसको 3 × 10⁸ बटे, देखो प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए कहाँ पे, उस माध्यम में, यही तो है भी, माध्यम में प्रकाश की चाल भी, वही हमें निकालना है। इसके बटे 1 मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1.5 × v, 1.5 × v बराबर, इसमें 1 से गुणा होगा तो वही चीज आ जाएगी 3 × 10⁸। तो v निकालना था तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸, ये गुणे है तो यहाँ बटे हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटाओगे तो 3 के पास एक 0 बढ़ा दो, 15 करने 15, 15 दूना 30, तो कितना बचा, 2 बचा, × 10⁸ बचा, और मीटर पर सेकेंड में मात्रक था, तो ये भी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। यही आपका आंसर हो जाएगा, निकल गया। कितना इजी था ये। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा, ये यूपी बोर्ड में 2015, 2013 और 2011
में लगातार पूछा गया है 2 मार्क्स का सवाल, 2 नंबर के लिए लगातार पूछा गया। आप देख लो कितना आसान है। सिंपली आपको n बराबर c/v लगाना है। c दिया हुआ है, n निकालना है, सॉरी c दिया हुआ है, n दिया हुआ है, v निकालना है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके लॉजिक को समझो। लॉजिक को एक बार तुमने लिख लिया तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा कि भाई कैसे हम पढ़ सकते हैं। n बराबर c/v के अलावा यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, खुद से आपके दिमाग में आ जाएगा। अपूर्णांक के 3 ही 4 फॉर्मूले हैं, आप जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उस पूरी चैप्टर्स को पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, आपके दिमाग में खुद से डेवलप हो जाएगा फॉर्मूला। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं और इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ये सवाल अगर आपको नहीं लग रहा है ना तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और अगर आपसे लग रहे हैं तो वेल डन। चलिए करिए, फिर आगे चलते हैं और भी सवाल करते हैं। चलिए एक और सवाल करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ दिया हुआ है। ये सवाल भी ठीक ठाक सवाल है, एवरेज मतलब इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। यूपी 2013 में भी आया था, 2011 में भी आया था। 2 नंबर के लिए ये सवाल आपसे हलवा सवाल है, मतलब 2 नंबर अगर विज्ञान में आपको उठाने हैं, लेने हैं। आप थ्योरी लिखते हो तो क्या पता आपको पूरा मिले ना मिले, अगर सवाल लगा देते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन बस वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसको हैंडल कर सकते हो। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिखते हैं फिर अपना दिमाग लगाएंगे। कहता है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः। तो वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, उसको लिखो। वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में भी दिया हुआ है, तो कांच, ये पूरा वैसे लिखना है आपको, में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब कह रहा है वायु के सापेक्ष यानी एयर के रिस्पेक्ट में कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका, कांच का यानी ग्लास का, बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो ना, इसमें प्रकाश की चाल दिया हुआ है, यहाँ भी प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो आपको ये दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि प्रकाश की चाल वाला ही कोई फॉर्मूला लगा के ये सवाल हल किया जा सकता है। ओके, तो आप क्या करोगे, आप फिर एक काम करोगे, ANG बराबर यानी कि प्रकाश की चाल का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, तो ANG बराबर आप क्या, प्रकाश की चाल वाला फॉर्मूला। अब उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि जो पहले है वो पहले आता है, यानी A मींस एयर यानी कि हवा यानी कि वायु में प्रकाश की चाल। दिखेगा ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, वायु में प्रकाश की चाल और डिवाइडेड बाई जो बाद में वो आता है यानी कि कांच, तो हो जाता है कांच में प्रकाश की चाल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ना कितना आसान हो गया, अगर आपको जो दिया है वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, दिमाग लगा कि प्रकाश की चाल वाला फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है। ANG बराबर पहले एयर में जो पहले वो पहले आता है, जो बाद में वो बाद में आता है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे G यानी कि कांच में प्रकाश की चाल। अब इसको रख दो ना, वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो ठीक है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो ठीक है, आपको मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, वो तो कट ही जाएगा, वैसे भी अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता। 10⁸ तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3 में 2 से भाग दे देना, तो 2 × 2 = 25 10 आ जाएगा 1.5, यानी कि अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.5 आ गया। ये आपका आंसर है। ओके, तो ये कितना जल्दी 2 नंबर का काम हो जाता है, कितना ये मतलब 2 मार्क्स आपको कितना आसानी से मिल जा रहा है, अपवर्तनांक तुरंत आ गया 1.5। मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी है और सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं। अदरवाइज जिनसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी और मेहनत करो। चलिए लगाइए इसको, फिर और आगे चलते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज ढेर सारे सवाल करने वाले हैं, अभी तक तो 5 ही हुए हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ये भी अच्छा एग्जांपल है, 2 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाता है, और ये 2014 में पूछा भी गया है। 2014 में 2 मार्क्स के लिए आया भी था। देखो ये मत सोचो कि 2014, 2013, 2012, एक्चुअली ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जब भी आप 2020 में एग्जाम दोगे, 2021 में एग्जाम दोगे, 2022 में एग्जाम दोगे, तो पिछले लोग क्या कहते हैं कि जब भी जो भी मतलब अच्छे टीचर हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो पिछले कम से कम 10 ईयर्स के यानी कि 10 साल के तो आप अनसॉल्व लगा के ही जाओ। तो अभी 2021 में जो बच्चे पेपर देंगे, जो स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप 2005 के बाद के जितने भी सवाल हैं उनको तो आप हर हाल में मतलब सॉरी 2005 कह रहा हूं मैं, 2010 के बाद के जो भी सवाल हैं उनको तो आप हर हाल में कर जाओ ना। 2010 से 2020 10 साल हुआ, तो ये तो 13, 14, 15 में आया हुआ इन सवाल को तो आपको जरूर करना चाहिए। ये रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ये रिपीट होते हैं भाई क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस कहाँ से, मतलब कितना टफ कितना अलग क्वेश्चन लाएंगे। ये जो टीचर है उसके लिए पुराना है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है उसके लिए तो नया है। कक्षा 9 में जो पहली बार आया, जो 10 में पहली बार आया, उसके लिए तो ये नया क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चंस 5 साल 6 साल 4 साल 3 साल पुराने जो होते हैं, यही रिपीट में नेक्स्ट ईयर में बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, और कई बार कंपटीशंस में भी रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे गए हैं यानी कि अच्छे सवाल हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये सवाल तो आपको लगाने आना ही चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको,
कांच का वायु के सापेक्ष यानी एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक ग्लास का दिया हुआ है 1.5, तो वायु का कांच के सापेक्ष यानी ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक एयर का कितना होगा ये निकालना है। अब स्टूडेंट्स ये ए एन जी बराबर 1/GNA, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये पढ़ा है मैंने कल ही। या अगर आप GNA बराबर चाहो तो 1/ANG लिख दो, मतलब इसको उल्टा करोगे तो व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसका मैंने 2 लाइन लिखवाया भी है। GNA आपको पता है, तो उल्टा इसका ANG निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको GNA निकालना है ना, तो GNA बराबर 1/ANG, और ANG यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, तो रख दो ना इसको, दशमलव हटाओगे 0, तो ये हो जाएगा आप ये दशमलव हटाओगे 0 तो 10/15। अब इसमें आप डिवाइड कर दो, 10 में आप 15 से भाग दे दो, है ना, 10 में 15 से भाग दे दो तो 15 छक्का 90, और फिर से तो दशमलव बढ़ा के फिर से 6 आएगा, फिर से 6 आएगा, यानी कि आप लगभग में इसको 0.67 लिख सकते हैं। भाग देके देखना यही आएगा। बहुत इजी है, मैं बार बार अब यहाँ पे भाग थोड़ी दूंगा, आसान है, मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको, आप भी कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो ये भी आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिए फटाफट, शायद आपने कर लिया होगा अब तक, करिए इसको भी, सवाल भी लगाइए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे, और अब आप प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास जो भी बुक है, फिजिक्स की क्लास 10th की जो भी बुक है उसमें प्रकाश का अपवर्तन जरूर होगा, और उसमें अंकित प्रश्न भी जरूर होंगे। तो आप उस किताब से, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं, आप जिस भी बोर्ड में हैं, तो आप उस बोर्ड के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप किताब उठाइए और फिर अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कर दीजिए। अब आपसे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैंने इसके पहले जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैं 2-3 सवाल लगवा चुका हूँ, और आज मैंने पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स का मतलब क्लास रखा हुआ था, तो इसमें भी मैंने 5-6 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। और मेरी एक खास बात यह है कि मैं एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स को बार बार नहीं कराता हूँ, मैं अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को लेके आता हूं, ताकि एक टाइप मैंने करा दिया तो उस टाइप का अगर दूसरा न्यूमेरिकल आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब सेम टाइप का नया सवाल आपको मिले और वही सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूं, उस सवाल को आप समझ चुके हैं, तो आपको वो सवाल लगाने आना चाहिए, आप उस सवाल को हैंडल कर पाएं, तभी फिर फायदा है पढ़ने का। इसीलिए मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए उसमें सब अलग अलग न्यूमेरिकल्स कराए, कहीं पे n बराबर c/v लगा, कहीं पे प्रकाश की चाल वाला फॉर्मूला लगा, कहीं पे 1n2 बराबर n2/n1 लगा, कहीं पे ANG बराबर 1/GNA लगा। तो हर एक फॉर्मूले के ऊपर हर एक अलग तरीके से, अलग लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराया। उसमें डिफरेंस फॉर्मूले भी लगे, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि डिफरेंट उसमें लैंग्वेज भी यूज किया गया, अलग अलग। थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ के समझना कि सवाल में क्या दिया है वो भी टफ होता है, तो अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर मैंने सवाल लिया है, खास करके जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सवाल लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब न्यूमेरिकल्स लगाने भर के समझ हो गई है और आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो टेलीग्राम पे आके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप इसलिए जुड़िए क्योंकि उस पे अभी उस चैनल पे बच्चे नहीं हैं, अभी उस पे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 9th वाले 10th वाले इतने समझदार नहीं हो पा रहे हैं कि वो टेलीग्राम मतलब डाउनलोड कर लें और उस पर आके चैनल को आके ज्वाइन कर लें। अदरवाइज आप अगर ज्वाइन कर लो ना उस चैनल को, तो उस पर इतने सारे क्विज करा रहा हूँ मैं, प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर के मैं कम से कम 10-15 क्विज डाल दूंगा, और इतने अच्छे अच्छे। और अच्छी बात यह है कि उसमें उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, मतलब आप क्विज करोगे, आपने सही किया तो आपको खुशी मिलेगी, आपने गलत किया तो आपको सीख मिलेगी। वहीं पे ऊपर एक ना बल्ब जैसा एक चित्र बना रहता है, उस पर जैसे ही क्लिक मारोगे तो आपका सवाल का सही आंसर क्या है वो भी वहां पे दिखाता है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बड़ा मजा आता है, इससे बहुत ग्रोथ हो सकता है आपका। लेकिन बस वही कि बच्चे जुड़ नहीं रहे हैं, अगर एक बार जुड़ जाएं, एक बार जुड़ना शुरू कर दें तो बहुत अच्छे से आप ऑनलाइन भी अपने आप को सेटल कर सकते हैं। इवन ऑफलाइन से ज़्यादा नॉलेज आप ऑनलाइन से इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि आप अच्छे लोगों को फॉलो करिए। देखिए, आप एडवर्टीजमेंट और इन चीज़ों के पीछे मत भागिए कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 1-2 टॉपिक लेके आते हैं, ठीक से पढ़ाते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप टॉपिक को लेके आइए और कुछ भी छोड़िए मत, बिल्कुल सीरीज में पढ़ाइए, सीरीज में पढ़िए, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। चैनल का नाम बहुत आसान है, BALENTAPSINGH, सिंपल है। आप यहाँ पे आके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी नॉलेजफुल चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे ना इस टेलीग्राम ग्रुप पे, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि, आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, आप सभी लोग आपने नोटिस किया होगा जब कई बार आप जैसे आप कभी
कभी ना कभी तो आप चाय की दुकान और होटल और यहाँ वहाँ कहीं आप जाते होंगे चाय पीने, कुछ खाने। तो आमतौर पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बाहर से देखने में अगर ढाबा या होटल अच्छा नहीं है तो खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा। लोग जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि देखने से अच्छा नहीं होता, लेकिन खाने के बाद कहते हैं यार बड़ा मस्त बनाया था इसने। और कई बार क्या होता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान भी होते हैं, कि हाई फाई बहुत रहता है, फिर वहां जाते हैं आप 200-250 का पराठा लेते हैं और खाने के बाद कहते हैं यार मजा नहीं आया। तो ऐसे ही ऑनलाइन में भी क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन में भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन लोग क्या करते हैं कि पैसे ले लेते हैं, फिर बाद में मटेरियल उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, उस हिसाब से आपको नॉलेज नहीं दे पाते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है, वहाँ पे मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ उसमें स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम वहाँ पे ऐड हुए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि पढ़ने के बाद वो चीज़ मज़ा नहीं आता। और कई बार होता है कि मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, अभी किसी ने नया, जैसे मेरा चैनल नया है, लेकिन आप पढ़ के देखो ना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप पढ़ के देखो कि आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से जज करो किसी को, अपने हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से मत चलो, अपना दिमाग लगाओ। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल्स वाली बात तो खत्म हो गई। जैसा कि बहुत देर से स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा अब तक तो, बात सुनते सुनते, क्योंकि एक साथ दो चीजें चलती हैं, आदमी सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो आदमी पढ़ता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पढ़ा होगा, शायद आपको समझ में भी आया होगा क्या है। एक नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप थोड़ा सा इसको देखिए। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए, वीडियो को आप पॉज करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब तक आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है ये, कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरे। देखो, ये कांच है, ये वायु है, वायु से प्रकाश की किरण आ रही है कहां पे, कांच में, लेकिन तुम देख रहे हो कि लंबवत गिर रही है। इसने ये जो यहाँ पे आपतन बिंदु है और ये जो सरफेस है, यहाँ पे आके जो सरफेस का चेंज हो रहा है इस वायु से कांच में, तो यहाँ पे कितने अंश पे गिरी है वो, 90 अंश पे। तो आप देख रहे हो जैसे आई थी, ये भी कोण कितना बनेगा, 90 अंश का, वैसे ही ये जा रही है, इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं हो रहा है। अब तक आप पढ़ते आए हो कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और उसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेज यहाँ से आ रही है, 90 अंश पे जा भी रही है, 90 अंश पे, यानी कि इस किरण का कोई भी अपवर्तन नहीं हुआ है। इसमें खास बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या फिर इसमें ऐसा क्या है कि अपवर्तन नहीं हुआ है, बस इसमें खास बात यह है कि ये बिल्कुल 90 अंश पे गिरी है, इस सरफेस पे लंबवत गिरी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से नापते हैं भाई, यहां पे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से, ये किरण आई है और ऐसे निकल गई है, और ये आपतन बिंदु है, ये सरफेस है, इसी पे तो लंब डालोगे ना, यही लंब डालोगे ना, यही लंब है, और इसी पे प्रकाश की किरण आ भी रही है। तो अभिलंब से वो किरण कोण कितना बना रही है भाई, यहां से आती थी तो कुछ डिग्री बनाती थी, यहां से आती थी तो कुछ डिग्री, यहां से आई तो कुछ कम हुआ, यहां से आई तो कुछ कम हुआ, जब इसी के ऊपर आ गई तो आई बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और जब किरण ऐसे जा रही थी तो कुछ कोण बना रही थी, कम बनाएगी तो कम कोण, कम पे जाएगी तो कम कोण, जब इसी पे होके जाएगी तो आर बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें स्पेशल यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो रहा है। इट मींस कि अगर लंबवत गिर रही है तो इसका अपवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे आ रही है वैसे ही ये निकल जा रही है। ये चीज इसमें आपको नोट पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है। एक बार मैं पढ़ता हूं फिर से, कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दोनों माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर 0 हो, तो वह दूसरे माध्यम में जाने पर, देखो वायु से कांच में चली गई, अपने प्रारंभिक मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे आई थी, सीधे गई है, सीधी निकल जाती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बराबर में कितना होता है, 0 होता है। तो ये चीज आपको नोट पॉइंट में ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि होता है। अब मैं आपको, पहले आपने लिख ही लिया हुआ है, अब मैं इसको इरेज करता हूं, मिटाता हूं, हटाता हूं यहां से, और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। भाई ये तो पता चलेगा कि 90 से आएगी तो 90 से जाएगी, ये प्रैक्टिकल भी करके आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रैक्टिकली भी कहीं करके देखना, 90 डिग्री से आएगी तो बिना विचलन हुए सीधे निकल जाएगी, उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूं जस्ट अगले सेकंड में। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, मैथमेटिकल रीजन, इसका मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा कि ऐसा होगा। प्रैक्टिकली तो आप खुद करके देख सकते हो। आप कहीं से भी जब 90 डिग्री पे कोई प्रकाश की किरण हो, उसको ऐसा आप मेंटेन करो कि 90 डिग्री पे आके गिरे, तो आप देखोगे कि बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जा रही है, उसका अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण आके गिरी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहीं पे
यहीं पे 90 डिग्री पे आप लंब भी बनाते हो, इसलिए मैंने लिखा है उस लंब से बनाया गया कोण आई बराबर कितना हो गया 0। मैं ये वाली बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। जब किरण ऐसे आके गिर रही थी तो कुछ कोण बना रही थी, एंगल और कम हुआ, जब इसी के ऊपर आ गई तो आई कितना हो जाएगा 0, वही तो यहाँ पे हुआ है। और उसी हिसाब से आर भी यहाँ पे कितना हो गया है 0 हो गया। तो आपको पता है अपवर्तनांक एन बराबर एक फॉर्मूला आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन का आर, ये पढ़ा है मैंने, साइन आर। अब आर बराबर 0 ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन ये आर बराबर 0 क्यों होगा? जैसे हमें आर बराबर 0 नहीं पता था, हमें आर बराबर क्या होगा ये नहीं पता था, हम बस ये मान के चल रहे हैं कि प्रकाश की किरण यहां से आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार कितना होगा 0 होगा, और ये ऐसे निकल गई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मान लिया मैंने आर है, तो आर कितना है वही मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, कुल मिला के ये कांच का गुटका है, यहाँ पे एयर है, यहां से एक प्रकाश की किरण आई है, कांच से इसका अपवर्तन हुआ और ये निकल गई। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मैंने देख लिया अभिलंब डाल के कि 0 बन रहा है, तो आर कितना बन रहा है ये जरा सा देखते हैं हम लोग कि आर कितना बन रहा है मैथमेटिकली। तो देखिए एन बराबर साइन आई यानी कि साइन 0 डिग्री बटे साइन आर, इस पर्टिकुलर केस के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। अब साइन 0 डिग्री आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, साइन 0 अंश बराबर 0 होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, तो एन बराबर हो गया 0 बटा साइन आर। ध्यान दीजिएगा 0 बटा साइन आर। अब इसके बटे 1 मान के आप इसको तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, तो एन गुणा साइन आर बराबर 1 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ओके, बी केयरफुल, यहीं पे लॉजिक आने वाला है, यहीं पे लॉजिक आएगा भाई। और ध्यान से ये लॉजिक अगर आपको सीखना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे दिमाग लगाओगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे भाई, अच्छे से पढ़ोगे तभी हो पाएगा मामला, बहुत कंपटीशन हाई है। तो n इंटू साइन आर बराबर 0 हो गया, तिर्यक गुणा कर दिया भाई मैंने, n गुणे साइन आर बराबर 0 में 1 से गुणा हुआ तो 0 हो गया। अब यहां पे नोटिस करना है कि r कितना है, मुझे नहीं पता r कितना है। देखो एक चीज मैं बता दूं, n गुणे साइन आर बराबर 0, अब दो चीजों का गुणनफल 0 कैसे हो सकता है? दो चीजों का गुणनफल 0 कैसे हो सकता है? इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तभी इन दोनों का गुणनफल भी 0 हो पाएगा। इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तभी इन दोनों का गुणनफल 0 हो पाएगा। या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दें, n कभी भी 0 नहीं हो सकता। n क्या है? अपवर्तनांक। याद कर लीजिए हमेशा, अपवर्तनांक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। निर्वात में 1 मानते हैं, वायु का 1.0003 होता है अपवर्तनांक n। अपवर्तनांक n किसी भी माध्यम का 0 नहीं होता है। तो n अगर 0 नहीं है तो इसको 0 होना तय है, यानी कि साइन r बराबर 0 होगा। तभी तो 0 गुणे n का कुछ भी मान हो, 1.003 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0 में किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन आर का 0 होना तय है इस लॉजिक के हिसाब से। बहुत बढ़िया लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा। आर साइन आर 0। अब चूंकि आपको पता है साइन थीटा 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। इन दोनों की तुलना करो, 0 0 साइन साइन, तो आर की जगह पे क्या है 0 डिग्री, तो आर बराबर में कितना आ जाएगा 0 अंश आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आर बराबर क्या था, यहां से आर बराबर भी मैंने निकाल दिया कितना 0 अंश, यानी कि यही अभिलंब बनेगा। और इस अभिलंब से आर भी 0, यानी कि ये इधर 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 से होके नहीं जाएगी, इसके ठीक ऊपर से होके जाएगी, तभी आर बराबर 0 हो पाएगा। क्योंकि मैथमेटिकली आर बराबर 0 आ रहा है, तो आर बराबर 0 होने के लिए इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे आया है अभिलंब के ऊपर से, वैसे अभिलंब के ऊपर से ये निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे कोई अपवर्तन नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया, वहां पे नोट्स में मैंने लिखवा भी दिया है, और ये प्रैक्टिकल तो कोई भी करके देख सकता है। पर ये लॉजिक कि दो चीजों का गुणा 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में से एक 0 होगा, n कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं अपवर्तनांक कभी भी 0 नहीं होता है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट रहा था, इसलिए अपवर्तनांक के लास्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, पढ़ा के ही छोड़ूंगा। तो n नॉट इक्वल टू 0 ये आपको बताया, चूंकि वायु के रिस्पेक्ट में हम सबका नापते हैं, और वायु का खुद का 1.003 है, तो 0 तो किसी का हो नहीं रहा है। ये n अगर 0 नहीं है तो पक्का साइन आर को 0 होना पड़ेगा। साइन आर 0 मतलब साइन 0 बराबर 0। तुलना कर लो इन दोनों का, तो आर कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री। तो ये केस फिर जो नोट लिखा है वो अपने आप प्रूफ हो जाता है। तो आप भी स्टार लगा के पूरा ऐसे का ऐसे ही अच्छे से लिख लीजिए, बना लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आया ही होगा। ओके, तो अब तक आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, अब तक आपने लिख लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा, ये आपने स्पेशल केस भी लिख लिया होगा, नोट पॉइंट को भी ये समझ भी लिया होगा, प्रूफ भी कर लिया होगा। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे हो, पढ़ने में मजा आया हो, और आप और आगे अच्छे से सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, या फिर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का भी नाम मैंने सीधे बालेंदु प्रताप सिंह ही रखा हुआ है, सिंपल नाम है बालेंदु, BALENDU सर्च करना है, PRATAP करना है, SINGH करना है। और वैसे भी ये वीडियो जहाँ पे चल रहा होगा उसके नीचे सब्सक्राइब राइट साइड में सब्सक्राइब रेड कलर में लिख के आता है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक तो जरूर करिए अगर आपको मजा आया हो सवाल लगाने में। और ये जो नोट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट मैंने डिस्कस किया, स्पेशल केस मैंने डिस्कस किया, अगर इसमें मजा आया हो तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक करके। हो सके तो कमेंट्स भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में पूछेंगे जरूर आपको अगले दिन उसका जवाब आपको मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और ध्यान से पढ़िए, घर पे मेहनत करिए और डेडिकेटेड रहिए पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आप अपना मूड बदलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ी मेहनत करिए। आप कोशिश करेंगे तो जरूर जीतेंगे, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिला के खत्म हो गया है। प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर अब जो है इस लेक्चर में, जो भी 6-7 लेक्चर हुए होंगे 20-20, 25-25 मिनट के, अब हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक का चैप्टर, फिजिक्स का ये चैप्टर पूरी तरीके से एकदम सेटिस्फैक्टरी तरीके से खत्म हो चुका है। मतलब अब हमने ढंग से प्रकाश का अपवर्तनांक का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल तक हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर से बिल्कुल डरेंगे नहीं, आप उसको कर लेंगे। और मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई रिपीट अगेन, मेरी तरफ से प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिला के मैंने ढंग से पढ़ा के, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिला के मैंने ढंग से पढ़ा के ये चैप्टर खत्म कर दिया है। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। हाँ, लेकिन हर एक चैप्टर में कोई ना कोई डाउट रह जाता है, बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, कोई भी डिफिकल्ट चीज उन्हें मिलती है जिसपे उनका दिमाग काम नहीं करता है। मोस्ट वेलकम है आपका। आप जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चूंकि मैं पब्लिक नहीं कर रहा हूं इसलिए जिनके पास है पर्सनली वो मेरे को मैसेज कर दें, जिनके पास नहीं है वो भी टेंशन ना लें, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाए। मैं वहां पे चैट्स को ओपन कर दूंगा, आप वहां पे फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं, वहां पे आप मैसेज बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। टेलीग्राम पे आके जुड़ो आप, बालेंदु प्रताप सिंह चैनल का नाम है, वहां पे जुड़ जाओ, वहां पे आके आप मुझसे पूछ लो, बातें कर लो। अदरवाइज आप यूट्यूब के वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है। मैं आपको जरूर प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर में कोई भी दिक्कत होगी, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई थ्योरी नहीं समझ में आया होगा, कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही होगी, आप मुझसे पूछना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक विज्ञान के नए क्लास में, एक नए लेक्चर में, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और हमारा नया चैप्टर होगा शायद लेंस का, या फिर हो सकता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं। केमिस्ट्री में भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री भी एक आध चैप्टर पढ़ा दीजिए, तब तक जब तक लॉकडाउन है, जब तक क्लासेस शुरू नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हमको आइडिया लगे कि केमिस्ट्री में 10वीं में क्या पढ़ना है। और कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैथ्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स की वीडियो डेली नहीं आ रही थी। जब मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ तो उसको खत्म कर देता हूँ। तो मैथ्स की वीडियो जब आएंगी, तो अगर मैथ्स आएगा तो साइंस को हो सकता है मैं होल्ड करूँ, तो फिर मैथ का पूरा वो टॉपिक खत्म कर दूंगा जो भी मैं शुरू करूंगा। तो डिपेंड्स ऑन कि देखिए अगले लेक्चर में मैं क्या लेके आता हूँ, वो मैं सोचने समझने के बाद डिसाइड करूंगा। लेकिन मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नए क्लास में, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक बार और मैं कह देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।